हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग परख का सीरीज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंट्स में। आज हम लोग रेल प्रोजेक्ट जो था झारखंड सरकार का जारी किया हुआ, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे और जो सब्जेक्टिव होगा उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग आंसर करके आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव का आंसर नहीं है तो आंसर करके लेकर आएंगे थ्योरी वाले का, वन शॉट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे वन शॉट में आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन चूँकि ये पिछले साल का था, कुछ क्वेश्चन जो है वो इस बार सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, तो उसको हम लोग हटा देंगे। जो सिलेबस, जैसे ये सिलेबस डिलीटेड है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट था, ये भी आपका एनपीओ से था, पहले चैप्टर से ये भी एनपीओ से था। तो जो क्वेश्चन नहीं आने वाला उसको हटाते चले जाएंगे। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, बोला साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। अगर पार्टनर के कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट लगता है तो उस इंटरेस्ट को कहाँ पे क्रेडिट करेंगे? तो पीएल प्रोपोर्शन में याद कीजिएगा, डेबिट साइड में लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट कहाँ करते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। पीएल प्रोपोर्शन में डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। वैसे पीएल प्रोपोर्शन है भी नहीं, तो ऐसे भी दिमाग लगाएगा तो ऐसा ही आंसर क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड। किस कैपिटल पर ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? बिगिनिंग पर, एंडिंग पर, एवरेज पर, नन ऑफ दी। तो बिगिनिंग पर, जो शुरुआत की पूंजी होती है उसी पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। प्रारंभिक पूंजी पर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, रिवोल्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। रिवोल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इसमें सारे खर्चे को डेबिट साइड और इनकम को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ, चौबे और दुबे दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:3। चौबे और दुबे दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में बांटने का तय किया, तो कौन साझेदार किस अनुपात में सेक्रीफाइस करेगा? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन है? चौबे और दुबे। ओल्ड रेशियो इनका कितना है? तो ओल्ड रेशियो 2 और 3 है, तो 2/5 और 3/5, माइनस न्यू रेशियो कितना है? तो न्यू रेशियो समान है, तो 1/2 1/2। तो अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 10, 4 - 5 और ये जगह 10, 6 - 5, तो ये 1 माइनस में आ रहा ना, 1/10 और ये आएगा 1/10। तो ये सेक्रीफाइस करेगा और ये गेन करेगा। तो पूछ रहा है कि साझेदार किस अनुपात में त्याग करेंगे? तो सेक्रीफाइस किस अनुपात में होगा? 1/10 के रेशियो में। कौन सेक्रीफाइस करेगा? डी। अब यहाँ एक्स वाई, यहाँ चौबे दुबे लिख दिया और आंसर में एक्स वाई लिख दिया है, पता नहीं। चलो 1/10 वाला यही होगा, एक्स सेक्रीफाइस। एक्स कौन है? पहला वाला, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो यहाँ पे दूसरा वाला है ना, तो वाई वाला आंसर होगा। वाई सेक्रीफाइस ये वाला होगा, ठीक है। इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, तो ये वाला होगा कि वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। और जो है ये गेन कर रहा है, एक्स जो है गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आंसर ये होगा। उसके नीचे लिखा है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, एक संपत्ति जो फिक्टिशियस एसेट नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है। कौन सी इससे संपत्ति है जो दिखता नहीं है लेकिन जिसको हम लोग बेच सकते हैं? तो या बिल्डिंग तो दिखता है, मशीन दिखता है, फर्नीचर दिखता है, लेकिन गुडविल एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दिखता नहीं लेकिन जिसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, जिसको हम लोग वसूल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें गुडविल निकालने के लिए आपको दिया है कि इसमें एवरेज प्रॉफिट के आधार पर गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो प्रॉफिट है 10,000, 18,000, 14,000 और औसत लाभ के 2 वर्षों पर। तो पहले एपी निकालिए, तो एपी बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट जोड़ दीजिए, तो 18 और 4 22, 32, 32 10 42,000 और 42,000 को 3 से भागा दे देंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 14,000। और गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28,000। तो 28,000 इसका सही जवाब होगा। तो 28,000 इसका क्या है? ए वाले ऑप्शन में है। उसके बाद है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो जनरल रिजर्व को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो पुराने पार्टनर में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब नया पार्टनर आता है तो जनरल रिजर्व के पैसे को पुराने पार्टनर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पुराने पार्टनर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई साझेदार हैं, एक्स और वाई पार्टनर हैं, एक्स तथा वाई साझेदार हैं जो लाभों को बराबर बांट के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को 1/5 भाग के लिए एडमिट करते हैं जिसने ख्याति के लिए 25,000 रुपये लाया। फर्म की ख्याति का मूल्य बताइए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। इसे कोई लेना देना नहीं। जेड कितने के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 शेयर के लिए जेड आ रहा है जिसके लिए वो 25,000 गुडविल का दिया है। तो पूरे फर्म का गुडविल बहुत आसानी से निकलेगा। सोचिए 1/5 हिस्से के लिए, वो 1/5 हिस्से के लिए कोई 25,000 देता है, तो 25,000 1/5 हिस्से के लिए देता है, तो पूरा बिजनेस निकालना हो तो इसको पलट दो,
5/1 कर दो तो पूरा बिजनेस का आ जाएगा 1,25,000। पूरे बिजनेस का 1,25,000 होगा तब ना उसका 1/5 हिस्सा 25,000 आता है, तो 1,25,000 पूरे बिजनेस का गुडविल का हिस्सा होगा। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट पर रिटायर साझेदार के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बताइए इसमें से कौन है जो रिटायर पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो उसके भाग की ख्याति गुडविल क्रेडिट होता है। गुडविल ऑफ द फर्म क्रेडिट नहीं होता, पूरे बिजनेस का गुडविल नहीं ना दे देंगे, उसके हिस्से का गुडविल देंगे। और शेष साझेदार के भाग की ख्याति दूसरे पार्टनर का गुडविल कैसे जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन, उसके हिस्से का गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। उसके हिस्से का गुडविल उसके अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा है कि राजेंद्र, सतीश और नेजपाल जो है वो उनका पुराना रेशियो 2:2:1 है। सतीश रिटायर करता है और उसके बाद इनका रेशियो हो जाता है 3:2। तो आपको पूछ रहा है इसमें से कि गेनिंग रेशियो क्या है। तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलिए कौन कौन है, कौन रिटायर कर गया इसमें, सतीश रिटायर कर गया, तो राजेंद्र और नेजपाल, यही दोनों का गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो न्यू रेशियो है 3:2 यानी 3/5 और 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो ढूंढिए इनका। तो राजेंद्र का ओल्ड रेशियो होगा 2/5 और नेजपाल का होगा 1/5। तो अगर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाता है 1/5, ये भी आ जाता है 1/5। इसका मतलब गेनिंग रेशियो 1:1 हो जाता है, जो सी ऑप्शन है। 1:1 हो जाता है, जो सी ऑप्शन है। एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ और हानि साझेदारों द्वारा बांटी जाती है, उनके किस रेशियो में। बोलता है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द ईयर। बोलता है अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो इसका जो प्रॉफिट लॉस है और जो बचाया हुआ पैसा उसको किस रेशियो में बांटते हैं। तो अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। आगे लिखा है कि कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय तिथि तक, जब वो मरा तब से लेके ड्यू डेट तक, जब तक उसका पैसा नहीं देते हैं तब तक कितना % ब्याज मिलता है। तो याद रखिएगा जिस दिन वो मर गया उसी दिन उसका पैसा मेरा कैपिटल ना होके क्या हो गया, लोन हो गया। लोन पर हम लोग कितना % ब्याज देते हैं, 6% ब्याज देते हैं। फर्म के विघटन पर बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड। अगर फर्म डिजॉल्व हो जाता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, रियलाइजेशन में नहीं लिखते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो पार्टनर्स लोन को पार्टनर्स लोन में ही ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे दिया नहीं, पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेट बनता है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। पार्टनर का लोन सेपरेट बनता है, याद रखिएगा। साझेदार पर अगर साझेदार का ऋण है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स लोन में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। जो प्रॉफिट हमारे पास रहता है और जो रिजर्व रहता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्रॉफिट और रिजर्व को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को और रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो बोथ होगा यहाँ पे दोनों। एक कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू कर सकती है, कोई दिक्कत है। आगे लिखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। कौन सा सेक्शन ये कहता है कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, तो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करने वाला सेक्शन कौन है, 53। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, कंपनी का लेनदार होता है। जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के बाद अंशहरण खाते के शेष को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर कोई शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं और फॉरफिट करने के बाद उसका फॉरफिचर अमाउंट बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, अगर डिवेंचर को इशू कर रहे हैं उसमें डिस्काउंट अगर है तो वो क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होगा, फिक्स एसेट नहीं, करेंट एसेट नहीं, रियल एसेट नहीं। डिस्काउंट आप कर रहे हैं तो कैपिटल लॉस होगा। एक एसेट तो हो ही नहीं सकता। डिवेंचर क्या है, डिवेंचर इज तो लोन सर्टिफिकेट है। डिवेंचर क्या है, लोन सर्टिफिकेट है। ऋण पत्र धारियों को प्राप्त होता है, डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, याद रखना इस चीज़ को। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन, अगर इशू ऑफ डिवेंचर हो रहा है तो उसको कहाँ, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कहाँ पे दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में जाके माइनस हो जाता है। आगे लिखा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लेखा का विक्रय करने पर लाभ को अंतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। अगर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के को सेल करते हैं और वहाँ प्रॉफिट होता है, उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को अगर हम बेचते हैं तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, अंडर विच हेडिंग द बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व सोन। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। आगे लिखा है कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शामिल है। करेंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स। बताइए करेंट एसेट में तो डेटर करेंट एसेट है, कैश करेंट एसेट है और स्टॉक करेंट एसेट है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, यहाँ ऑल होना चाहिए सभी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सारा का सारा करेंट एसेट होता है। वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एंटीसिपेटेड फैक्ट होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, एस्टिमेटेड फैक्ट होते हैं। तो रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड अभिलेखित तथ्य होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी। कंपनी किसके लिए एनुअल रिपोर्ट इशू करती है, तो डायरेक्टर, ऑडिटर, शेयर होल्डर। तो यहाँ नीचे होना चाहिए ऑल, नीचे ऑल होगा, ठीक है, सभी के द्वारा। अच्छा कौन जारी करता है ये लिखा हुआ है, किसके लिए नहीं, कौन जारी करता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है तो डायरेक्टर इशू करता है, ऑडिटर इशू करता है, शेयर होल्डर प्रबंधक तो डायरेक्टर। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कौन जारी करता है, डायरेक्टर। किसके लिए जारी किया जाता है, तो सबके लिए। लाभ और हानि खाते को भी कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा है वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, आलोचना और विश्लेषण, तुलना और प्रवृत्ति अध्ययन और निष्कर्ष निकालना। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे लिख दीजिएगा, सारा का सारा शामिल होता है। तुलनात्मक विवरणों को डॉट 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 के रूप में भी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर नोन एज। अगर तुलनात्मक विवरण है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं, इसको डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं। तो याद रखने का, तुलनात्मक विवरण जो कॉम्परेटिव एनालिसिस होता है उसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एनालिसिस होता है समान आकार के स्थिति विवरण में कुल क्षमता और दायित्वों को किसके बराबर माना गया है। इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट, जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बोलते हैं तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आर एज्यूम टू बी इक्वल टू। तो किसके बराबर माना गया, तो जब हम कॉमन साइज बनाते हैं ना तो 100 मानते हैं। टोटल एसेट्स और लायबिलिटी को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। याद रखिएगा एसेट साइड भी 100 आएगा और लायबिलिटी साइड भी 100 आएगा, तो 100 माना जाता है। समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय को किसके बराबर माना जाता है, तो ये भी 100 माना जाता है। नेट सेल को, क्योंकि सारा परसेंटेज इसी पर निकलना है तो 100 माना जाता है इसको भी। स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है। किस रेशियो के अंदर आता है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर। आदर्श चालू अनुपात क्या है, द आइडल करेंट रेशियो। आइडल करेंट रेशियो 2:1 है। आदर्श चालू अनुपात जो है 2:1 है। और क्विक रेशियो अगर पूछेगा तो 1:1 हो जाएगा। रोकड़ प्रवाह विवरण किस पर आधारित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर रोकड़ मद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम, मतलब जिससे कैश आता जाता नहीं है, ये पूछ रहा है। तो गुडविल, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन, ये तीनों नॉन कैश आइटम। तो बोला है कि इसमें से कौन नॉन कैश आइटम नहीं है, तो ये तीनों नॉन कैश आइटम है। तो कौन सा नहीं है, कैश सेल्स जो है नॉन कैश आइटम नहीं है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन हम लोगों के पास था, जिसमें से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग का डिलीटेड था क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं है। बाकी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।